टाइप्स ऑफ अनकन्फॉर्मिटी। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था अनकन्फॉर्मिटी क्या होती है। आज हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। मैं आपको एक और बार याद दिला देती हूँ। अनकन्फॉर्मिटी आपका वो नॉन डिपोजिशनल जोन होता है या फिर नॉन डिपोजिशनल एरिया कह लो आप, जहाँ पर डिपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, तो वो एरिया जो जहाँ पर डिपोजिशन नहीं हो वो आपका क्या होगा, अनकन्फॉर्मिटी होगी। नेक्स्ट सबसे पहली चीज़ आती है एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी। एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी पहला टाइप है। इसमें क्या होता है, ओल्डर एंड द यंगर सीक्वेंस अक्रॉस द अनकन्फॉर्मिटी सरफेस हैव एन एंगुलर रिलेशन। तो ओल्डर रॉक्स और यंगर रॉक्स, ओल्डर और यंगर में तो कोई डाउट नहीं। ओल्डर रॉक्स कौन सी, जो आपकी बहुत पहले बनी हो, यंगर जो आपकी अभी अभी फॉर्मेशन हुआ हो। तो वो रॉक्स जो आपकी एंगुलर रिलेशन रखें, मतलब कुछ एंगल पे ओल्डर और यंगर रॉक्स का फॉर्मेशन हो। दिस डेवलप ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द यंगर रॉक सेडिमेंट ऑन द ओल्डर रॉक formation which has already tilted before the initiation of the deposition of the younger sequence. What does this mean? This means कि सबसे नीचे वाले लेयर पे आपका होगा ओल्डर रॉक, ओ फॉर ओल्डर रॉक। ठीक है, और ओल्डर रॉक कुछ इस तरीके से होगी कि वो ऑलरेडी टिल्टेड हो चुकी होगी, लाइक दिस। तो ये पूरी जो है वो पूरी आपकी ओल्डर रॉक है। ठीक है, अब इसके ऊपर यंगर रॉक का डिपोजिशन होगा, वो भी टिल्टेड फॉर्म में ही होगा, मतलब कुछ एंगल में। अगर वो सीधे भी होता है यंगर रॉक्स तो भी एक एंगल क्रिएट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर यंगर रॉक होगी। अब इन यंगर रॉक और ओल्डर रॉक के बीच में एक एंगुलर रिलेशन स्टेब्लिश हो गया। तो इसी को हम एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी कहेंगे, जब एक एंगुलर रिलेशन स्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, दोबारा पढ़ती हूँ मैं। इन दिस द ओल्डर एंड द यंगर रॉक surface have the angular relationship. This developed due to the deposition of the younger rock sediment on the older rock formation. ठीक है ना, older rock नीचे आया और younger rock ऊपर बना, और जो पहले से ही tilted हो चुका था। Now disconformity, angular unconformity पढ़ लिया। अब disconformity क्या होता है? In this type of the bed of both older and the younger sequence are parallel. Therefore, the disconformity is also known as a parallel unconformity. This refers to the normal type of unconformity in which the older rocks and the younger rock sequence are parallel to each other. See, this is parallel and no angular relation, they are parallel. इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, डिसकन्फॉर्मिटी या फिर पैरेलल अनकन्फॉर्मिटी। यहाँ पर दोनों ही क्या है, पैरेलल है। हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों के केस में ओल्डर रॉक्स जो है वो बॉटम पे बन रही है, फिर उसके बाद यंगर रॉक बन रही है। तो इसको क्या कहेंगे हम, डिसकन्फॉर्मिटी। ये दूसरा टाइप हो गया आपका। नॉन कन्फॉर्मिटी क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ अनकन्फॉर्मिटी इन विच द ओल्डर रॉक सीक्वेंस इज मेड अप ऑफ द प्लूटोनिक इग्नियस रॉक while the younger rock sequence is made up of the sedimentary rock. Here the sedimentary rock get deposited directly over the plutonic igneous rock, which was earlier exposed to erosion prior to the new deposition sequence. It is also called heterolith unconformity. Non-conformity होती तो नॉर्मल कन्फॉर्मिटी जैसी ही है, जैसे अभी वो वाला बताया था डिसकन्फॉर्मिटी। बस यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ क्या हो रही है कि जो आपका ओल्डर रॉक सीक्वेंस है वो तो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक बन रहा है, और जो यंगर रॉक सीक्वेंस है वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहे हैं। बस दिस इज़ द मेन डिफरेंस। ठीक है ना, तो जब आपका ओल्डर रॉक सीक्वेंस किससे बने, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक से बने, और यंगर रॉक सीक्वेंस बने सेडिमेंट्री रॉक से, तो वो आपके नॉन कन्फॉर्मिटी में आता है। हेयर जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती हैं वो डायरेक्टली प्लूटोनिक इग्नियस रॉक के ऊपर डिपॉजिट होने स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और वो फिर उसमें इरोजन होता है, जिसकी वजह से न्यू डिपोजिशन सीक्वेंस स्टार्ट होता है। बीच में एक नॉन डिपोजिशन एरिया रहता है। नॉन डिपोजिशन एरिया तो सब में रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अगर नॉन डिपोजिशन एरिया नहीं होगा तो अनकन्फॉर्मिटी नहीं रहेगी। अनकन्फॉर्मिटी के लिए नॉन डिपोजिशन एरिया होना ज़रूरी है ना, इसीलिए। तो ये था अब इसमें बेसिक डिफरेंस नॉन कन्फॉर्मिटी में। इसको हम हेट्रोलिथ अनकन्फॉर्मिटी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोकल अनकन्फॉर्मिटी में, मतलब कि वो लोकल एक्सटेंट पे जो अनकन्फॉर्मिटी है उसको लोकल अनकन्फॉर्मिटी कहेंगे। मतलब कि कुछ छोटे से एरिया के लिए, छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के लिए नॉन डिपोजिशन हो, ज़्यादा समय के लिए नहीं, छोटे से टाइम पीरियड के लिए, तो वो नॉन डिपोजिशन जो होता है वो लोकल अनकन्फॉर्मिटी आता है। दिस इज सिमिलर टू द डिसकन्फॉर्मिटी बट द टाइम एंड द एरिया इन्वॉल्व आर वेरी शॉर्ट। See, these all are similar to the disconformity, but the one or two things differs them. क्या चीज़? डिसकन्फॉर्मिटी नॉर्मल थी, पैरेलल, एंड नॉन कन्फॉर्मिटी
आपके जो यंगर रॉक सीक्वेंस है वो सेडिमेंट्री रॉक बन गया, ओल्डर रॉक सीक्वेंस प्लूटोनिक रॉक बन गया। लोकल में कुछ छोटे कम समय के लिए हो रहा है, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है, बाकी है ये सारे के सारे डिसकन्फॉर्मिटी ही, ठीक है ना। तो ये तो लोकल अनकन्फॉर्मिटी। अब द ब्लेंडेड अनकन्फॉर्मिटी, दिस अनकन्फॉर्मिटी शोज अ शार्प कॉन्टैक्ट between the older and the younger sequence, but sometimes this contact is not sharp because of the thick sequence of the residual soil lies between them. अब जब ओल्डर रॉक्स और यंगर रॉक के बीच में अगर थिक रेसिडुअल सॉइल आ जाए, सॉइल इरोजन होता है, तो इरोजन तो होगा तभी तो नॉन डिपोजिशन वाला एरिया होगा। अब वहाँ पर नॉन डिपोजिशन वाले एरिया पर रेसिडुअल सॉइल आ जाए, बीच में थिक सीक्वेंस आ जाए उसका, तो उसको ब्लेंडेड अनकन्फॉर्मिटी कहेंगे। Blended unconformity is also a type of disconformity or the non-conformity with no distinct separation, plane or contact, sometimes consisting of ancient soil or beds of pebbles derived from the underlying rocks. तो ब्लेंडेड अनकन्फॉर्मिटी आपकी क्या होती है, ऐसी डिसकन्फॉर्मिटी या नॉन कन्फॉर्मिटी होती है जिसमें सेपरेशन होता है प्लेन का विद द कॉन्टैक्ट। अब देखिए पहले हमारे में क्या बताया था हमने, इन सारे में आपने ये बताया था कि यहाँ पर ओल्डर रॉक है, यहाँ पर आपके जो है यंगर रॉक है ना। नॉर्मल कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पर, बट ब्लेंडेड अनकन्फॉर्मिटी में क्या होता है, ये कांटेक्ट ही नहीं होता, यहाँ पर बीच में एक रेसिडुअल सॉइल क्रिएट हो जाती है और उसके बाद आ रहा है। तो यहाँ देखिए यंगर और ओल्डर रॉक के बीच में एक ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होने देगी, इसीलिए इसको ब्लेंडेड अनकन्फॉर्मिटी कहेंगे। ओके, तो नो डिस्टिंक्ट सेपरेशन, इसमें क्या होगा, बीच में रेसिडुअल आ जाता है, थिक लेयर आ जाती है रेसिडुअल सॉइल की, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं हम, ब्लेंडेड अनकन्फॉर्मिटी। नाउ कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मरीन ट्रांसग्रेशन इज दैट फिनोमेना व्हेन द सी encroaches the land due to the sea level rise. Similarly, when the sea level falls, it gets away and away from the land area. This phenomena is known as a marine regression. यहीं तक थे आपके सारे के सारे टाइप्स ऑफ अनकन्फॉर्मिटीज़, ठीक है। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ अनकन्फॉर्मिटी। अब हम कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपको 1 वर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो मरीन ट्रांसग्रेशन क्या होता है, आपका वो फिनोमेना होता है जब आपको सी लैंड एरिया पे आती है। अब सी लैंड एरिया पे क्यों आएगी भाई, सी लैंड एरिया पे तब आएगी जब सी लेवल राइज करेगा। तो जब सी लेवल आपका राइज कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, सी लेवल नीचे गिरेगा कभी, तो दूर दूर लैंड एरिया पे मतलब लहरें दूर दूर चलेंगी, तो उसी को उस फिनोमेना को हम मरीन रिग्रेशन कहते हैं। इसमें आता है फिर आपका ओवरलैप। ओवरलैप क्या होता है, ये एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं बिटवीन दी अनकन्फॉर्मिटी विच प्रोग्रेसिवली द यंगर मेंबर ऑफ द अपर सीरीज रेस्ट अपॉन दी ओल्डर सीरीज। मतलब ओवरलैप का मतलब क्या हुआ कि द यंगर रॉक ओवरलैप टू द ओल्डर रॉक, मतलब इस टर्म का हम यूज़ करते हैं एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए। और किस किस के बीच में हो रहा है स्टैब्लिश, यंगर मेम्ब्रेन और ओल्डर मेम्ब्रेन के बीच में होता है, ठीक है ना। सो दिस इज यूज टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द यंगर एंड द ओल्डर रॉक्स। नाउ ओवरलैप, इट शोज द रिवर्स रिलेशन ऑफ द ओल्डर एंड द यंगर रॉक। Here, successively younger beds of the younger series get deposited short of the older sequence of beds. तो ऑफलैप क्या होता है, ये एक रिवर्स रिलेशन शो करता है ओल्डर और यंगर रॉक्स के बीच में, ठीक है, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक छोटा सा सीक्वेंस बनाते हैं बेड्स का, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑफलैप। नेक्स्ट, ओवरस्टैप, दिस इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बेड्स इन एन अनकन्फॉर्मेबल सीक्वेंस जहाँ पे यंगर सीरीज रेस्ट करती है ओवर द ओल्डर सीरीज। ये तो हमें पता है ये यंगर ओल्डर पर करती है। ओवरस्टेप का क्या मतलब होता है कि बेड्स जो है वो अनकन्फॉर्मेबल सीक्वेंस रख रही है, नॉट अ रेगुलर, इट्स इरेगुलर सीक्वेंस रख रही है, तो उसको ओवरस्टेप कहेंगे। ऑनलैप, कभी कभी ओवरस्टेप जो होता है उसको हम ऑनलैप भी कहते हैं। ऑनलैप हम कब कहते हैं, जब वो कुछ ऐसे इस्टेब्लिशमेंट करता है, ऐसे कैरेक्टर्स की इस्टेब्लिशमेंट करता है जहाँ पे ओवरलैप और ओवरस्टेप होता है, ठीक है। जब ओवरलैप और ओवरस्टेप दोनों ही हों तब आपके ऑनलैप कहे जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, आउटलियर एंड इनलियर। Outlier refers to the older bed outside and inlier refers the older bed inside. Outlier का मतलब कि जब आपका older bed outside हो और inlier मतलब कि जब आपका older bed अंदर की तरफ हो।
ये टर्म यूज़ होता है एक स्पेशल रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बिटवीन द ओल्डर एंड द यंगर रॉक इन द फील्ड ऑफ द जियोलॉजिकल मैप when the limited area of the younger rock is completely surrounded by the older rocks, structure is called as outlier. तो जब आपका यंगर रॉक पूरी तरीके से सराउंडेड होता है बाय द ओल्डर रॉक, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको आप आउटलियर कहेंगे. बट व्हेन द ओल्डर रॉक इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द यंगर रॉक, इट इज़ नोन एज अ इनलियर. ठीक है, मतलब कि जब आपका ओल्डर रॉक कम्प्लीटली सराउंडेड होगा तो उसको आप आउटलेयर कहेंगे. जब यंगर रॉक कम्प्लीटली सराउंडेड होगा, जब आप उसको क्या कहोगे, इनलेयर कहोगे. ठीक है, सो दिस इज योर आउटलेयर एंड इनलेयर. मैं एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ आपको. जब यंगर रॉक कम्प्लीटली सराउंडेड होती है आउटर रॉक के, लाइक इन दिस केस आपका ये चीज़ बनेगी. देखिए, ये आपका यंगर रॉक, ये किससे सराउंडेड होगा, जब आउटर रॉक से. तो इसको आप क्या कहोगे, आउटलियर. क्यों कहा आउटलियर, क्योंकि बाहर की तरफ आउटर रॉक आ रही है. एंड वहीं इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा जब आपकी आउटर रॉक सराउंडेड होगी बाय द यंगर रॉक. मतलब यहाँ पर आउटर रॉक आ गए, यहाँ पर यंगर रॉक आ गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन लियर. ठीक है, क्यों कहेंगे इन लियर, क्योंकि वाई मतलब यंगर रॉक बाहर आ गए. तो ये हो गया आउटलियर, ये हो गया इन लियर. होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं. कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिकॉग्निशन ऑफ अनकन्फॉर्मिटी इन द फील्ड्स. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.